नमस्कार। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे मोशे पोस्टोन की थेरी, जो कि ज़ाती तौर पे मेरी बड़ी बात है क्योंकि मेरे उस्ताद थे यूनिवर्सिटी शिकागो में, और मार्क्स को जो रीथिंक किया है उसकी पूरी थेरी को पिछले 20, 25, 30 साल में बहुत ज़्यादा काम हुआ है सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कि क्या मार्क्सिज्म अभी भी रेलेवेंट है, अगर है तो किस तरह से है। उसमें इनका काम बड़ा नुमायाँ है, बहुत ज़्यादा दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है और पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इन्होंने बड़े नए तर्ज से मार्क्सिज्म को समझने की कोशिश की है। इससे पहले कि हम पोस्टोन की तरफ जाएं, थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कुछ कैटेगरीज को मार्क्स की जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी, ताकि हम इस तरह इसको ज़रा इजी कर लें डिबेट को आगे ले जाने की। पहली चीज़ ये है कि मार्क्स स्टार्ट करता है कैपिटल को कमोडिटी से, और वो बाय चांस नहीं करता। उसे लगता है कमोडिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सरमायादारी के अंदर सरमायादारी को नुमाया करती है बाकी सिस्टम से। कमोडिटी क्या है? कमोडिटी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप ख़रीदते हो। अब ख़रीदना, जो ख़रीदो फरोख्त है, वो हर सिस्टम के अंदर रही है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी कैपिटलिज्म से पहले ही 17वीं सदी के अंदर ट्रेड कर रही थी। ट्रेडर्स इससे भी पुराने हैं। ट्रेडर्स के पास क्या होती है? कमोडिटीज़, कोई ऐसी अशिया जिनको जाके वो बेचते हैं, और कोई ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें ख़रीदते हैं। फिर सरमायादारी में और इस किस्म की ख़रीदो फरोख्त में क्या फ़र्क है? जो बुनियादी एक फ़र्क है वो ये है कि समाज के अंदर कमोडिटी जो है, कमोडिटी के कमोडिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो एक हावी रुझान हो जाता है। और हावी इस हद तक हो जाता है कि ना सिर्फ हर कोई जो है वो कमोडिटी ख़रीद रहा या बेच रहा है, यानी कोई जो फैक्ट्री का मालिक है या वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो प्रोडक्शन इसलिए कर रहा है ताकि उन अशिया को बेचा जा सके मार्केट के अंदर। तो वो एक तरह से पब्लिक के अंदर मार्केट के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, और लोग मार्केट ही से चीज़ें खरीद रहे हैं। ये जानना ज़रूरी नहीं कि कहाँ से बन के आया ये कपड़ा, कहाँ से बन के आया ये मेज़, कहाँ से बन के आया ये गाड़ी। ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसे ख़रीद सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से एक ऐसा सिस्टम है, एक जनरल एक एक्सचेंज का एक सिस्टम है। और ना सिर्फ कमोडिटी ख़रीदता हर कोई है या हर किसी को ख़रीदनी पड़ती है, बल्कि हर शख्स कमोडिटी ओनर भी है। हर शख्स कमोडिटी कोई ना कोई उसके पास चीज़ ऐसी है जिसे वो बेच सकता है। जो ये इजी है समझना सरमायादारों के लिए। सरमायादारों के पास जो वो चीज़ें कंट्रोल करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, वो उनकी कमोडिटीज़ हैं जिनको वो बेच सकते हैं। लेकिन वो शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई गरीब शख्स, कोई मजदूर शख्स, उसके पास भी कमोडिटी है। और वो एक कमोडिटी जो उसके पास है वो क्या है? वो है मेहनत, लेबर पावर, एबिलिटी टू डू वर्क। दिस इज द फर्स्ट सिस्टम इन ह्यूमन हिस्ट्री वेयर एवरीबडी इज अ कमोडिटी ओनर, इंक्लूडिंग वर्कर्स। और वो कमोडिटी क्यों है? वो कमोडिटी इसलिए क्योंकि उसको अपनी मेहनत, अगर उसने जिंदा रहना है तो उसको जाके मार्केट में बेचनी पड़ेगी, और कोई ना कोई उसे प्री सपोज करना पड़ेगा कि कोई ना कोई उसका खरीदार है। और ये इसी तरह है इंसान के साथ, जैसे एक ऑब्जेक्ट के साथ है। अगर एक ऑब्जेक्ट मार्केट पे आता है लेकिन उसका कोई ग्राहक नहीं होता, उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसकी वो ज़ाया हो जाएगा, वो फजूल में पड़ा रहेगा। यही चीज़ इंसान के साथ होती है। अगर उसकी मेहनत कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो बेरोजगार हो जाएगा। तो एक तरह से इंसान और कमोडिटी जो है, वर्कर और कमोडिटी की जो वैल्यू है, जो उसकी जो एग्जिस्टेंशियल सिचुएशन है, वो एक ही है कि उसको कोई ना कोई ऐसा दूसरी पार्टी चाहिए जो उसको खरीदने के लिए तैयार हो। तो कमोडिटी से इससे मार्क्स शुरू करता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, पहला और सबसे अहम प्रिंसिपल है मॉडर्न कैपिटलिस्ट माशरे का। कमोडिटी को फिर वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दो चीज़ों में उनको स्प्लिट करता है कि कमोडिटी एक है उसकी यूज़ वैल्यू, कि इसका फ़ायदा क्या है, यानी कप को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, चेयर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, टेबल को। अब यूज़ वैल्यू का मसला ये है कि उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मेरे किसी चीज़ से अगर यूज़ वैल्यू की बात करें तो ना सिर्फ ये कि मैं उसे घर में कैसे यूज़ करना चाहता हूँ, ये भी फ़र्क हो सकता है, बल्कि ये भी हो सकता है कि मेरी इमोशनल अटैचमेंट है उस चीज़ के साथ। तो मेरे लिए उस चीज़ की यूज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेट्स से मेरी फैमिली की कोई अगर प्रॉपर्टी है, कोई घड़ी है, कोई टेबल है, तो उसकी
यूज उसकी मेरे लिए यूज वैल्यू बहुत हो सकती है, या मल्टी फॉर्म है उसका, जहेज के जो एड्स होते हैं, तो ये यूज वैल्यू के साथ खेलने की तरीका, लेकिन आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि ये सब के लिए एक नहीं। दूसरी चीज है एक्सचेंज वैल्यू, उसी कमोडिटी की एक एक्सचेंज वैल्यू भी है, और वो क्या है बुनियादी तौर पे, वो ये है कि उसके कितनी कीमत लगेगी मार्केट में। तो कमोडिटी एक यूज वैल्यू है, एक ही है उसकी एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्यों? क्योंकि आप अगर एक चीज आप मार्केट में है तो आपको उसकी जो प्राइस देनी पड़ेगी वो एक ही रखनी पड़ेगी सबके लिए, जो भी उसे खरीद सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप कहो कि यार जिसको जो 100 रुपये, जिसको ये कुछ किसी की याद नहीं दिलाती वो 100 रुपये दे, और जिसे अपने दादा की याद दिलाती है वो 500 दे, ठीक? वो इट वोंट मेक सेंस, राइट? सो देयर हैज टू बी अ जनरल एक्सचेंज वैल्यू। जिससे फिर नेक्स्ट चीज आती है कि अगर जनरल एक्सचेंज वैल्यू आपने बनानी है तो वो आप कैसे डिसाइड करोगे? पुराने सिस्टम में क्या होता था कि बार्टर हो जाता था। हमने लास्ट टाइम बात की थी, 5 टेबल्स को आप एक्सचेंज कर लो 3 चेयर्स के साथ। मुझे 3 चेयर्स की जरूरत नहीं है और दूसरे शख्स को 5 टेबल्स की जरूरत नहीं है, और कहते हैं यार हम बार्टर कर लेते हैं और हम आपस में फिक्स कर लेंगे। और ट्रेडर्स पुराने जमाने में इसी तरह करते थे, आपस में फिक्स करना पड़ता था। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये चीज चल सकती है एक घर में, एक गांव में, चंद लोगों में। लेकिन ये अगर जनरल सिस्टम है जो पूरे शहर का, मुल्क का, बरे आजम का, पूरी दुनिया का, वो इस तरह नहीं चल सकता कि हर बंदा जो है वो कंप्यूटर उसने खरीदना है तो 5 चेयर्स लेकर आ रहा है किसी दुकान में, और वो लड़ाई कर रहा है कि नहीं यार ये 5 चेयर्स जो हैं, 5 चेयर्स जो हैं ये कंप्यूटर के बराबर हैं, क्योंकि वो दोनों का आपस में एक्सचेंज वैल्यू बनाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई इक्विवेलेंट फॉर्म है, कोई ना कोई ऐसी चीज हो जो सबको पता हो कि बराबर है। अब उसकी जो जाहिरी शक्ल है वो पैसा है। दिस इज द फर्स्ट सिस्टम इन ह्यूमन हिस्ट्री इन विच मनी बिकम्स सेंट्रल टू एनी फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि आपको एक ऐसी 100 रुपये अगर मेरे पास और आपके पास है तो एक ही वैल्यू है। ये नहीं हो सकता कि जागीरदार के पास या किसी सैयद के पास अगर 100 रुपये है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक? ऑल्दो लाइक सोशली बढ़ जाती है, लेकिन उस चक्कर में वो और ले जाते हैं पैसा। लेकिन आइडिया यह है कि जो करेंसी है वो वही रहेगी। मार्क्स यहाँ अक्सर इकोनॉमिस्ट यहाँ पे रुक जाते हैं कि जी अगर 100 रुपया, यानी हमें एक जनरल इक्विवेलेंट मिल गया है और अब हम इस बुनियाद के ऊपर एक इक्वल लेवल पे एक्सचेंज करते हैं। मार्क्स इससे आगे जाता है। मार्क्स ये सवाल करता है कि ये जो जनरल इक्विवेलेंट है ये किस चीज के इक्वल है? मैं कैसे कह सकता हूं कि 1000 रुपए के अंदर 2 चेयर्स भी आ रही है और एक टेबल भी आ रही है? क्या चीज है जो इनको जोड़ रही है? क्यों दोनों 1000 रुपए की? ऑब्जेक्टिवली क्यों? ये नहीं कि कोई 2 लोगों ने आके तय किया, बल्कि पूरी सोसाइटी आके देख रही है और प्राइस देख रही है, उसे नजर आ रहा है 1000 रुपए में मैं ये भी खरीद सकता हूँ, ये भी खरीद सकता हूँ। व्हाट मेक्स दीज थिंग्स दैट आर नॉट इक्वल इन एक्सचेंज, जो जाहिरी तौर पे इक्वल नहीं है लेकिन पैसा उन्हें इक्वल कर देता है। यहां पे वो कहता है कि मैं जाना चाहता हूं पर्दे से पीछे, हिडन अबोर्ड। वो कहता है हिडन अबोर्ड ऑफ प्रोडक्शन की साइड पे जाना चाहता हूं कि प्रोडक्शन क्या हो रही है। प्रोडक्शन जब इन चीजों की हो रही है तो क्या चीज इनके अंदर सांझी है? और वो हमने अगेन लास्ट टाइम काफी तफसील में डिस्कस किया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, वो जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो नहीं हो सकते क्योंकि सांझे नहीं है। मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कहता है एक चीज जो सब में मुझे सांझी नजर आई है वो क्या है? लेबर। हर चीज को बनाने के लिए मेहनत दरकार है, और मेहनत चाहे मुख्तलिफ तर्ज के अशिया बन रही हों, उनके अंदर कहीं ना कहीं मेहनत छुपी हुई है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि अब लेबर पे आते हैं, और आज हम लेबर को क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं तो लेबर को हम कैसे समझेंगे? मेहनत किस तरह से सरमायादारी के अंदर इस्तेमाल होती है, उसका इस्तेसाल किस तरह से होता है? ये बड़ा सवाल है मार्क्स के लिए। और ये मार्क्स के लिए क्यों इतना बड़ा सवाल है? क्योंकि जो उस वक्त की पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, जिसको आप इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसके अंदर एक बिलीफ है और आज तक है कि
एक्सचेंज इक्वल चीज़ों का होता है। यानी मैं जितनी 100 रुपये कीमत है चीज़ की, मैंने 100 रुपये दिए और मुझे वो चीज़ मिल गई, उसको 100 रुपये मिल गए, ज़बरदस्त एक्सचेंज हो गई। मैंने मेहनत की और दूसरे ने मुझसे काम करवाया, मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिल गए, उसे ऑब्जेक्ट्स मिल गए जो मेरी मेहनत से मैंने बना के दी। मार्क्स कहता है कि हर चीज़ इतनी इक्वल हो रही है तो फिर इस सब में से मुनाफा कैसे आ रहा है? ये कैसे होता है कि सिस्टम जो है इस सब की मेहनत के बाद कोई ना कोई उसमें से सरप्लस यानी कदरे जायद बन रही है? फिर तो इक्वल होना चाहिए, सिस्टम को स्टेबल रहना चाहिए। और मुनाफा कोई एक शख्स नहीं बना रहा, उसमें नहीं हो इंटरेस्टेड, मुनाफा पूरा सिस्टम बना रहा है। ग्रोथ जिसे कहते हैं कैपिटलिज्म, यानी ग्रो कर रहा है ये सिस्टम। तो कहीं ना कहीं अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है। कोई ऐसा एलिमेंट है इस सिस्टम के अंदर जो अपनी जितनी उसे वैल्यू है उससे ज्यादा आउटपुट दे रहा है, यानी जितना इनपुट आ रहा है उससे ज्यादा आउटपुट हो रहा है। और इसके लिए वो फिर प्रोडक्शन के अंदर जाता है और वो काफी तफसील में कैपिटल के अंदर बताता है कि क्यों ये चीज रॉ मटेरियल्स नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल उतना ही दे सकता है जितनी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन इजाजत देती है। यही चीज आपकी मशीन्स के साथ है। ऐसा नहीं हो सकता एक मशीन के अंदर जितनी कैपेसिटी है वो उससे बढ़ के प्रोड्यूस करने लगे, वो उतना ही देगी। ठीक, करते कराते लैंड भी उतना ही देगा, पूरा देखभाल के वो एंड में कहता है कि क्योंकि ये सारी चीजें जो सरमायादार को भी खरीदनी है, ठीक है, ये इनपुट्स, तो अगर मैं एक इनपुट खरीद रहा हूं तो उतना ही देगा जो तो उसकी वैल्यू है। फिर कहता है रह है कि तबीयत कैसी है, बेहतर है। फिर एंड में बच पीछे क्या चीज जाती है, वो है लेबर। लेबर कहता है कि वाहिद ऐसी चीज है जिसके साथ सिस्टम खेल सकता है। जितना उसको इनपुट मिल रहा है मालिक की तरफ से, उससे ज्यादा वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे? और यहां पे आ जाती है कैटेगरी पोस्टोन को, हम इधर ले आते हैं मोशे पोस्टोन को, टाइम की कैटेगरी। उनकी किताब भी ये है, जबरदस्त किताब है, इसका नाम ही है टाइम, लेबर एंड सोशल डोमिनेशन। शुरू ही वो कहता है कि टाइम से, कहता है कि मार्क्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो टाइम की। वो क्लास स्ट्रगल से भी ज्यादा, प्रॉपर्टी रिलेशन से भी ज्यादा ये टाइम है, वक्त है जिसके ऊपर सरमाया चल रहा है। वो कैसे? अगर उसने कहा कि यार लेबर ऐसा हो सकता है जिससे आप मुनाफा कमा सकते हो, तो कैसे कमा सकते हो? उसके लिए आपको लेबर को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। यहां पे वो कहता है कि लेबर भी सरमायादारी के अंदर स्प्लिट हो जाता है। एक लेबर है जो कॉन्क्रीट है, जो मैं यानी जाती तौर पे अपने जैसे मैं घर में काम कर रहा हूं और सफाई के लिए मुझे सफाई कर रहा हूं, अब वो मैं एक दिन में करूं या बाजार में कर रहा हूं या कहीं भी, लेकिन एक है जो मैं जाती अपना सिर्फ कर रहा हूं, ठीक है, उसमें 5 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, मैं आधे सफाई आज करूं, फिर बीजू की तरह मैं हफ्ता ना करूं, फिर हफ्ते बाद कर लूं, फिर महीने, मेरी मर्जी है, ठीक है, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। बीजू एक वो कैरेक्टर है, किससे पता नहीं कैमरे के सो ये, लेकिन ये मेरी मर्जी है। सरमाया ऐसे नहीं चल सकता, ठीक है। सरमाए को अगर चलना है, अगर मैं लेट्स से मालिक हूं और मैं कोई मेहनत खरीद रहा हूं, मुझे जरूरी है कि मैं एक चीज को उतनी देर में बनवाऊं जितनी देर में बाकी फैक्ट्री वाले बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कंपटीशन है। अगर मेरी फैक्ट्री में 1 घंटे में 1 शर्ट बन रही है और मेरे मुकाबले की फैक्ट्री में 1 घंटे में 100 शर्ट्स बन रही हैं, तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। ये वजह है कि कैपिटलिज्म पहला वो सिस्टम है जिसमें यूनिवर्सल टाइम सामने आता है। इससे पहले वक्त का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यूनिवर्सल वक्त का, कि ना सिर्फ एक वर्क प्लेस में टाइम एक होगा, बल्कि पूरे माशरे में और आखिरकार पूरी दुनिया में एक टाइम होगा, 24 आवर क्लॉक। ये जरूरत ही कैपिटलिज्म की। इससे पहले लोग अभी भी पिंडों में कहते हैं कि शाम में मिलेंगे, मगरिब टाइम मिलेंगे, ठीक है, दोपहरी मिलेंगे, उसका कुछ भी मतलब हो सकता है। लेकिन अगर आप काम करवा रहे हो
फैक्ट्री में और कोई कहे कि इंशाल्लाह बन जाएगा अगले हफ्ते में, तो फिर इससे इस तरह काम नहीं हो सकेगा। आपको एग्जैक्ट डेट्स चाहिए, टाइम चाहिए, और ना सिर्फ आपको टाइम मेजर करना है, उसके अंदर आपको अपनी वर्कर्स को भी डिसिप्लिन करना है। तो फूको का जो सारा काम है, फूको का एक डिसिप्लिन पनिश का एक बड़ा जबरदस्त चैप्टर है फैक्ट्री के ऊपर, जिसमें वो कहता है कि सारा जो आप काम कर रहे हो वो पहली दफा फैक्ट्री 18वीं सदी के अंदर उन्होंने मैनेजर्स बैठाए जो कि देख रहे हैं कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। फिर ये उसकी टेक्निक्स बनने लग गई, टेलरिज्म आ गया, फोर्डिज्म आ गया। अब यहाँ तक बात आ गई है कि पूरा जो न्यूरो साइंसेज है वो इन्वॉल्व हो गई है इसके अंदर। लोगों से कितना आप ज्यादा काम खुश करके उन्हें करवा सकते हो, उनको आप लाइटिंग कैसी हो ऑफिस की, तो उसमें म्यूजिक कैसा बैकग्राउंड में चल रहा हो, ट्रिप्स बीच में निकल रहे हो ना, ये सारी चीज। और ये इसी टाइम पे एक्चुअली कॉफी सामने आती है। कॉफी जो है वो एज अ ड्रग आता है लोगों से काम बढ़वाने के लिए। सारा इस सब का मकसद ये है कि आपने लोगों को टाइम पे उनसे काम करवाना है। ठीक, यहां तक हम क्लियर हैं अभी तक से? ठीक। अब मैं यहां पे प्रॉफिट कहां से निकालूंगा? प्रॉफिट मैं निकालूंगा क्योंकि मुझे समझ आ गई कि टाइम, मेहनत ऐसी चीज है जो इक्वलाइज कर रही है मुख्तलिफ तर्ज की चीजों को। प्रॉफिट मैं इधर निकालूंगा जो वर्कर्स हैं, अगर मैंने उनमें उनकी मेहनत जो है इक्वलाइज कर रही है, तो फिर उनको मुझे कम से कम कोई ना कोई तनख्वाह तो देनी पड़ेगी। मैं उनको किस तरह कम से कम तनख्वाह दूंगा, उसका वो कहता है कि बेसिकली इट इज द सोशली नेसेसरी वेज, जिसके जरिए वो इतना प्रोड्यूस करते हैं जितने में वो अपने आप को जिंदा रख सके। यानी मैं उनको इतना पैसा दूं कि वो मर ना जाएं, वो कल को फिर से आ जाएं फैक्ट्री में काम करने। सो उस सोशली नेसेसरी इसलिए है क्योंकि उस समाज के अंदर कितना मिनिमम वेज होनी चाहिए जिसके जरिए इंसान जिंदा रह सके उस समाजी हालात के मुताबिक। ये कोई जाती हालात नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता मैं हर वर्कर को अलग 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 करके दूं। मुझे एक जनरल फिक्स करनी पड़ेगी जिसके जरिए मैं कहूं कि यार ये बंदा जिंदा रह सकता है। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मिनिमम वेज है वो तकरीबन लाइफ एंड डेथ के बॉर्डर पे 16,000 इसमें कहीं, वो भी नहीं मिल रही अक्सर जगह। पंजाब में 15,000 है पंजाब। सो आइडिया ये कि मैं देखूंगा कितना मिनिमल हम रख सकते हैं, उससे ऊपर जो वो काम करेगा वो मेरे लिए करना, वो मेरा प्रॉफिट होगा। सो मिसाल के तौर पे अगर अभी मैंने ये मैंने कैसे करना है, मैंने क्वांटिफाई कैसे करना है कि कितना काम वो अपने लिए करेगा, कितना मेरे लिए। जागीरदारी निजाम में बड़ा सिंपल था, 3 दिन उसने एक अपने जमीन पे काम किया, 3 दिन जागीरदार की जमीन पे। ये 3 दिन उसके लिए कर रहा है, 3 दिन अपने लिए कर रहा है। चलो क्लियर हो गया। यहां पे एक ही दिन के अंदर उसने अपने लिए भी करना है, मेरे लिए भी। और मैं कैसे वो मेजर करूंगा? टाइम के जरिए। मैं ये देखूंगा कि मिसाल के तौर पे मुझे ये पता है कि 8 घंटे अगर ये काम करेगा ना, ये 19वीं सदी की बात करें, 8 घंटे में ये इतना काम प्रोड्यूस कर लेगा जितने में इसका घर चल जाए। मिसाल के तौर पे ये मुझे इतनी वैल्यू दे देगा जिसमें 15,000 रुपए बना ले मेरे लिए। तो मैं से 15,000 और उसमें ये जिंदा रह सकता है, मैं से 15,000 दे दूंगा, लेकिन फिर मैं से काम 10 घंटे कराऊंगा। तो फिर मेरे लिए कितने घंटे काम कर रहा है? 2 घंटे। दैट्स द सरप्लस टाइम इन विच ही इज वर्किंग फॉर मी। ठीक है। और अगर मैं 12 घंटे करवा देता हूं उससे तो 4 घंटे हो गए। 16 उस जमाने में 16 घंटे काम करवा रहे थे, 8 घंटे आप करवा रहे। तो ये इस सरप्लस वैल्यू को कहते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू। यानी आप लोगों से काम ज्यादा घंटे करवा लो, ये टाइम की कैटेगरी है। इससे हमने कहा टाइम इतना, वक्त इतना इंपॉर्टेंट है। लोगों के वक्त के साथ खेल के एक जनरल बेसलाइन रख के कि वक्त में कितने देर में कितना प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बाद आप उनसे ज्यादा काम करवाओ। दिस इज द वे इन विच यू प्रोड्यूस सरप्लस। और दूसरा सरप्लस बनता है रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। एक यह कि मैं काम बढ़ा दूं, दूसरा यह है कि मैं मशीनरी के जरिए उस लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दूं।
इसके बजाय कि वो 8 घंटे में अपने आप को रिप्रोड्यूस करे, वो उतना ही काम 7 घंटे में कर ले, 6 घंटे में कर ले, 5 घंटे में कर ले। तो 5 घंटे में एक बंदा अपने आप अपने जोगा काम कर रहा है, फिर मेरे लिए बाकी 5 घंटे काम कर रहा है। आइडियल ये हो जाए जो चाइना में वो कर रहे हैं कि मैं मशीनरी भी बढ़ा रहा हूं, उसका टाइम भी बढ़ा रहा हूं, काम भी 12-12 घंटे करे और मशीनरी भी इतनी जबरदस्त तो लेटेस्ट हो कि आधे घंटे में अपने आप को रिप्रोड्यूस कर ले, बाकी 10-11 घंटे मेरे लिए काम कर, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है और बढ़ जाएगा। यहां तक हम क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं कि पोस्टोन कहां पे इस टाइम की चीज को कहां पे लेकर जाता है जो थोड़ा सा फिर बाकियों से डिफरेंट हो जाती है। कहते हैं बेसिकली ये सिंपल सिस्टम नहीं है एक्सप्लॉयटेशन का जिसके अंदर एक कोई बड़ी ताकत, चाहे वो बुर्जुआजी हो या जागीरदार हो, वो आ रहा है और आपसे छीन के जा रहा है। वो भी उसका हिस्सा है, नेचुरली उसका हिस्सा है सिस्टम का, लेकिन जो सिस्टम का डायनामिक है वो है एक इस किस्म की डोमिनेशन, इस किस्म का जबर जो कि जिस उस तरह से जागीरदाराना नहीं है, यानी डायरेक्ट नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट है थ्रू द टिरनी ऑफ टाइम, वक्त का जबर। इससे क्या मराद? इससे ये हुआ, एक तो सिंपल हमें समझ आती है कि जो सबसे बड़ी डोमिनेशन है हम सबकी जिंदगियों में वो ये है कि अगर हम मेहनत बेचने वाले लोग हैं और हम काम ना करें, यानी मेहनत ना बेचें, तो बेसिकली हम जिंदा नहीं रह सकते। किसी जागीरदार को आके मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि तुम नौकरी करो। यानी ओवर्ट डोमिनेशन से ज्यादा जो प्रिंसिपल है व्हिच डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अदर्स, ओवर्ट डोमिनेशंस भी हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ऑटोमेटिकली लोग एक लॉजिक के अंदर फंसे हुए, ऑटोमेटिकली उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सोचना है कि मैंने कैसे अपने मेहनत की सलाहियत इंप्रूव करनी है एजुकेशन के जरिए या टेक्निकल एक्सपर्टीज के जरिए, और फिर मैंने कैसे उसे बेचना है। और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए सवाल रहता है। दूसरा जो सवाल है ये है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो जो लेबर आप कर रहे हो, जिस तरह हमने शुरू में बताया, वो सिर्फ कॉन्क्रीट लेबर नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट लेबर है। अब एब्स्ट्रैक्ट लेबर क्या भला है? एब्स्ट्रैक्ट लेबर ये है जो हम ऑलरेडी थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि अगर मैं काम करने जाता हूं फैक्ट्री में और उस टाइम पे 4 घंटे में लेट्स से 100 शर्ट्स बन रही हैं और मैं को यार मैं 8 घंटे में करूंगा, मैं ब्रेक लेनी है बीच में, तो सिस्टम ये नहीं कहेगा कि यार आप 8 घंटे क्यों, आप 80 घंटे ले लें और हम आपको 80 घंटे की पे कर देंगे क्योंकि आप स्लो कर रहे हैं। सिस्टम आपको ये पूछेगा कि आपने कितना आउटपुट किया है। अगर आपकी फैक्ट्री 4 घंटे में या 8 घंटे में 4 घंटे का काम कर रही है, तो जितनी वैल्यू वो प्रोड्यूस कर रही है वो 8 घंटे की नहीं, वो 4 घंटे की है। यानी मुझे अपनी मेहनत को हम आहंग करना पड़ेगा उस जमाने का सोशली नेसेसरी लेबर टाइम के साथ। कितना टाइम लग रहा है समाज के अंदर एक चीज को बनाने में, उसके साथ मुझे अपने आप को हम आहंग करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी पेस पे चलूंगा, मुझे पेस सिस्टम के साथ रखनी पड़ेगी। मेरी एलिनेशन इस चीज से आ रही है कि मेरा अपने लेबर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, और वो सिर्फ इस तरह नहीं रहा कि मेरी चीज कोई और लेकर जा रहा है। ये तो अच्छा भी हो सकता है कि मैं पेंटिंग बनाऊं, कोई और ले जाए, मुझे खुशी भी हो सकती है, राइट? सो नॉट एवरी फॉर्म ऑफ एलिनेशन इज टिरेनिकल। यहां पे ये हो रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे पे जो दबाव है वो अपनी क्रिएटिविटी का नहीं है, बल्कि समाज के जो असूल हैं, जो रूल्स हैं, जो समाजी एक टाइम बना हुआ है, उसके मुताबिक अपने आप को हम आहंग करना है। स्पीड एक इशू है मेरे लिए। अच्छा, इससे आगे भी एक स्टेप फिर वो जाता है, कहते हैं एक आपका आ गया, आपने हम आहंग कर रहे हो। दूसरा ये है कि आपने ये टाइम जो है ये कोई फाइनल टाइम नहीं है जो एक दफा कॉन्स्टिट्यूट हो गया 4 घंटे में 100 शर्ट्स बनेगी, बल्कि कंपटीशन की वजह से और ये जो लोगों का ख्वाहिश है कि हम अपने वर्कर्स को की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें और थोड़े टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस करें, इसकी वजह से ये टाइम हर वक्त रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। यानी पोस्टोन बड़ा खूबसूरत कहता है देयर इज नॉट ओनली अ मूवमेंट इन टाइम अंडर कैपिटलिज्म,
देयर इज आल्सो अ मूवमेंट ऑफ टाइम। वक्त के मानी क्या है, ये तब्दील हो रहे हैं, हर लम्हे तब्दील हो रहे हैं। 1 घंटा आज भी 1 घंटा है, 200 साल पहले भी 1 घंटे थे, लेकिन उन दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोडक्शन के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपने मीटिंग करनी थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग वगैरह इंग्लैंड में की थी, तो उन्हें 2 हफ्ते की 3 हफ्ते का सिर्फ यही प्लान करना पड़ता था कि लोग अभी पहुंचेंगे, टाइम लगेगा बहरी जहाज। अब स्पीड अप हो गई हैं चीजें बिल्कुल, तो वक्त जो है वो हो नहीं रहा। यानी ना सिर्फ मुझे अपने आप को वक्त के साथ हम आहंग करना है एक बार, मुझे वक्त जो है वो बार बार अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट करके एक्सेलरेट हो रहा है, मुझे उस एक्सेलरेशन के साथ भी अपने आप को हम आहंग रखना है। और वो जो एक्सेलरेशन है वो मैं नहीं प्रोड्यूस कर रहा, वो सिस्टम का इंटरनल डायनामिक प्रोड्यूस कर रहा है, और मुझे उसके साथ 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 चलना है। और जिस लेवल पे मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं यूजलेस हो जाऊंगा सिस्टम की। सो एक रेवोल्यूशन, देयर इज अ रेवोल्यूशन ऑफ टाइम, कॉन्स्टेंट रेवोल्यूशनाइजिंग ऑफ टाइम। वक्त के अंदर इंकलाब आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, चीजें चेंज होती हैं। Which then leads him to another insight, कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुझे मेरी जो मेरी मेहनत है, ना सिर्फ मेरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बल्कि ये जो मैं चीज बना रहा हूं प्रोडक्ट्स, ये एक तरह से बन के मेरे ही खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कैसे कि अगर मैं वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा हूं, वो वैल्यू ओवर टाइम एक कंपटीशन के जरिए और बाकी पूरा कैपिटल की डेफिनेशन मार्क्स देता है वैल्यू इन मोशन। प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन और प्रॉफिट तक जो ये साइकिल है सारा, ये कैपिटल है, सरमाया है। सरमाया कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप हाथ लगा सको। सरमाया एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट लेबर को, एब्स्ट्रैक्ट कमोडिटी को, एब्स्ट्रैक्ट टाइम को इतनी इंपॉर्टेंस है। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट है ना, टाइम 24 आवर क्लॉक एब्स्ट्रैक्ट है, 1 घंटा 2 घंटे एब्स्ट्रैक्ट। वो घंटा मेरे लिए क्या मानी रखता है, आपके लिए हो सकता है बहुत फर्क हो। अच्छा टाइम, बुरा टाइम, रमजान का महीना, किसी के लिए रमजान का महीना है, किसी के लिए कोई और महीना है। पुराने जमाने में टाइम के नोशंस बहुत डिफरेंट होते थे, हेट्रोजिनस होता था टाइम। ये जो सब टाइम कैपिटल के पर्सपेक्टिव से सारा टाइम एक हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट टाइम। ये इसलिए है क्योंकि इसके साथ आपको एब्स्ट्रैक्ट लेबर मैच करना है। और उसमें मुझे क्या चीज नजर आ रही है, मेरी एलिनेशन क्या आ रही है, कि इस सारे लेबर के जरिए ये जो मैं वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये गई और ये इसने एक प्रॉफिट कमाया, फिर ये खत्म नहीं हो गई, ये वापस आई और वैल्यू मांगने के लिए। यानी अगर मैं 100 रुपए लगाता हूं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो मुझे एक दफा 150 मिल जाता है, उसके बाद मैं कहूं बस अब मैं सबसे आगे निकल गया। ऐसा नहीं हो सकता, मैं आउट हो जाऊंगा बिजनेस। जब तक मैंने कैपिटलिस्ट रहना है, तब तक मुझे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 करते रहना पड़ेगा। यानी मुझे मुसलसल सरप्लस वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी। और कहां से निकलेगी? लोगों से। मुसलसल मुझे लोगों में से एक्सट्रैक्ट करनी है सरप्लस वैल्यू, मुसलसल। Which means कि मेरी जो मेहनत है वो सारे प्रोसीजर के साथ मिल मिलाकर इवेंचुअली वापस आ रही है मेरे पास, मुझसे और मांगने। इसलिए मार्क्स वैम्पायर की एनालॉजी देता है कैपिटल, कि वो खून चूस रहे हैं लोगों का। और वो क्या है खून को, वैम्पायर की खासियत क्या है कि वो लोगों का खून चूस रहा है। बट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैम्पायर, जिसको लोग ही बना रहे हैं। लोग उसको बनाते हैं और फिर ये आके कि लोगों के बगैर नहीं हो सकता। मेहनत में इट्स बेसिकली लेबर, जो खास सोशल रिलेशंस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट टाइम के साथ जाके बन रहा है और फिर लोगों पे और प्रेशर डाल रहा है। इतना प्रेशर डाल रहा है लोगों पे कि उनकी मेहनत की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जब वो मेहनत वापस आए तो तब तक किसी और फैक्ट्री ने उसकी बेस पे नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दी हो। यानी अब वैल्यू मेरे पास जब वापस आ रही है मेरी फैक्ट्री में, तो वो मेरे मालिक को पे प्रेशर डाल रही है कि तुम भी नई टेक्नोलॉजी करो, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है मेरी नौकरी चली जाए। राइट? मेरी ही मेहनत मुझे अपनी नौकरी से निकाल देती। ये हमने हाउसिंग वाला लास्ट टाइम बात किया था, वो तो सिंपल आर्ग्यूमेंट है ज्यादा, कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जिस शहर को जो लोग बनाते हैं उनके लिए अपना
घर लेना बड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ तो बड़ी क्लियर समझ आती है कि बेसिकली आप वैल्यू बना रहे हो लैंड की, और आप इतनी इस तरह से वैल्यू बना रहे हो कि कल को आपको या आपके बच्चों को उधर कभी घर बनाने का मौका ना मिले, आपकी मेहनत टर्न अगेंस्ट यू। बट ये ओवरऑल सिस्टम के अंदर है, क्योंकि वो जो जब एक दफा आपके हाथ से चीज निकल जाती है, वो मेहनत जब आप तक वापस पहुंचती है तो वो एलिनेटेड फॉर्म में आती है। बेगानगी का एक पूरा अमल होता है जिसके अंदर वो एक अपनी जानदार चीज बन के, वैम्पायर बन के आपके पास आती है, जो आपसे या और काम करवाएगी या आपकी हो सकता है आपसे नौकरी छीन ले। सो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे वो देख रहे हैं। फिर वो जो आखिरी, अभी के लिए हम आखिरी चीज करते हैं पोस्टोन की, जो एक की चीज है वो ये है कि फिर तजाद क्या है सिस्टम के अंदर। यानी एक तरफ से ये जिस स्कूल के बाद जिस बैकग्राउंड से निकल रहा है फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले 1940s के बाद, क्योंकि वो ज्यादातर जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में बेस्ड थे, लेकिन उनसे जो थेरिस्ट निकले उन्होंने कहना शुरू कर दिया नाज़िज़्म के एक्सपीरियंस के बाद कि जो कमोडिटी फॉर्म है वो इस तरह की, वो बाकी चीज़ों से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी लेवल पे तो, बाकी पुराने ज़माने में तो डोमिनेशन इमीडिएट होती थी, बादशाह है, जागीरदार है। ये एक अजीब किस्म की डोमिनेशन है जिसमें हम अपनी कब्र खुद खोदने पे मजबूर हैं। यानी कैपिटल हमारे सिस्टम के अंदर बस चुका है, हमारे सांसों के अंदर, हमारी मेहनत के अंदर। वी आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ कैपिटल। एवरी वर्कर इज बेसिकली प्रोड्यूसर ऑफ कैपिटल। कैपिटल कैपिटलिस्ट नहीं प्रोड्यूस करते, दैट्स द की। कैपिटल वर्क के साथ जुड़ा, कैपिटलिस्ट उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है कि उनके पास किसी और लोग की मेहनत, पुराने की हुई मेहनत के तक उनको रसाई है। राइट? सो इट्स डेड लेबर, मार्क्स यूज करता है डेड लेबर, वो किसी एक जगह पे जमा है। इसलिए बैंक से इतनी नफरत है मार्क्सिस्ट। बैंक वो जगह है जहां पे सारी सोसाइटी का लेबर जमा है, और वो एक्चुअली सोसाइटी के खिलाफ ही इस्तेमाल होता है अक्सर, क्योंकि वो सोसाइटी को पैसा नहीं देते, वो और इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा देते हैं और लोगों को लूटने के लिए। But basically accumulation is nothing but the accumulation of past labor, dead labor. और ये आपको बड़ी इजीली चीज समझ आ जाएगी कि जो जितनी देर जो जितना अमीर होता है, और लास्ट टाइम ही हमने थोड़ी सी बात की थी कि क्यों ये जी कैपिटलिस्ट बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी तकरीबन प्रॉपर्टीज जो वेल्थ है वो 10-15 खरब रुपए बनती हैं हमारे हिसाब से। तो इतनी मेहनत आप कभी भी नहीं कर सकते कि आप 10-12-15 खरब रुपए कर सकते। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अगर आप ये कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की मेहनत को कंट्रोल कर रहे हो। आप इसका, अगर आप 10 खरब रुपए के मालिक हो, या 1 अरब के, या इवन 1 करोड़, इसका मतलब है कि आपके लिए लोगों ने काम किया, या किसी ना किसी तरीके से आपको दूसरों के लेबर तक रसाई हासिल हो। तो इन लोगों ने, फ्रैंकफर्ट स्कूल वालों ने कहा कि अब तो पॉसिबल ही नहीं कोई मुतबादिल। कैपिटलिज्म को मार्क्स बहुत था, नाइव था, रोमांटिक था, उसको लगता था कि इसके अंदर से तजाद बनेगा, प्रोलेटेरिएट निकलेगा, प्रोलेटेरिएट आके सिस्टम को खत्म कर देगा। मगर हमें यह पता चला कि प्रोलेटेरिएट जो है वही कैपिटल बना रहा है, ये डोर्नो की इनसाइट। तो वो कैसे अपने आप को दूर होगा? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि हर बंदा कैपिटलिज्म को बना रहा है और फिर उससे लड़ना भी है। ये आमतौर पे भी लोग बात करते हैं ना, आप इधर क्यों रहते हैं, तो आपका सोशलिस्ट कैसे हो गए। ये चीज जो है ये वर्कर्स तक बात पहुंच जाती है। ये नेगेटिव डायलेक्टिक्स का थीसिस यही है। ये भी है एक्चुअली, नेगेटिव डायलेक्टिक्स में थोड़ा सा वो जरा ज्यादा पुरुमीद है कि एक्चुअली आप सिस्टम के अगेंस्ट जा सकते हो। ये इसका है जो एनलाइटनमेंट वाली और काइमर के साथ इसने 40s वाली जो किताब है उसमें है कि बस अब खत्म हो गया। साई-फाई मूवी के अंदर हम रह रहे हैं, उसके अंदर हर जगह हर लेवल पे कंट्रोल जो है वो टोटल है, कॉन्ट्रडिक्शन बची नहीं है। क्योंकि यहाँ तक कि भट्टा मजदूर भी एक जो है वो भी सरमाया प्रोड्यूस कर रहा है। तो सरमाया जो है वो तो अब हर ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक्सपेक्ट करना कि वर्कर्स निकले। तो तजाद किधर है? पोस्टोन तजाद किधर देखता है? वो टाइम कितना हो गया इसमें?
चलो खैर, 15-20 मिनट हो गए होंगे मैक्सिमम। नहीं, एक घंटा हो गया। 34 चले 10 मिनट में हम ख़त्म करते हैं, 45 पे ख़त्म करते हैं। तो बेसिकली ये तजाद किधर देखता है, ये देखता है जो फॉर्म ऑफ वैल्यू है उसके अंदर। कहते हैं असल तजाद जो है वो कहीं बाहर नहीं है, वो किसी एक सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री के अंदर नहीं है, जो कोई बाहर से कोई चीज़ आएगी, ट्राइबल्स बगावत कर देंगे, वर्कर्स बगावत, कहते हैं वो तो होगा, लेकिन तजाद वो किस तजाद की निशानदेही कर रहे होंगे। यहाँ पे वो ब्रेक लेता है क्लासिकल मार्क्सिज्म से। क्लासिकल मार्क्सिज्म के अंदर खासतौर पे एंगल्स का जो यूटोपियन सोशलिज्म वाला उसका आर्टिकल है, उसके अंदर ये आइडिया है कि जो बड़ा तजाद है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रैशनल नहीं हो रही, और अगर हम ज़्यादा इंडस्ट्री को रैशनलाइज कर दें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यानी जब कोई एडवांसमेंट आ जाती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ज़राए पैदावार में, लेकिन जो तरीक़ेकार है पैदावार का वो वही रहता है पुराने वाला, तो उसके दरम्यान तजाद पैदा होता है, फिर उससे बेहतर एक नया सिस्टम आ जाता है। पोस्टोन इस बात को मानता है लेकिन इससे थोड़ा सा आगे जाता है, वो कहता है कि कैपिटलिज्म के अंदर जो एक इस तजाद की जो अगर आपने निशानदेही करनी है तो वो वैल्यू फॉर्म को समझ के होगी, वो कदर की अगर आप उसको ज़रा तफसील से देखें तो फिर आपको समझ आएगी। और वो क्या है, कह रहा है कि दो तरह की वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है कैपिटलिज्म के अंदर इस लेबर से। एक है एक्सचेंज वैल्यू, कि मैं कितने टाइम में वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से। यानी अगर हम कहते हैं कि टेबल और चेयर बराबर हैं, दोनों 100 रुपए के, इसका मतलब दोनों में लेट्स से 1 घंटा अगर 100 रुपए का है वेज का, तो दोनों में 1 घंटे की मेहनत सांझी। ये है एक्सचेंज वैल्यू। साथ ही साथ लेकिन आप यूज वैल्यू भी प्रोड्यूस कर रहे हो। जाहिर सी बात है चेयर किसी ने या टेबल किसी ने यूज भी करनी है। कहता है ओवर टाइम इन दोनों के दरमियान यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू के दरमियान तजाद बढ़ता रहता है। क्यों? दो उसमें मेजर चीजें हैं। एक ये कि यूज वैल्यू जो है वो तब तक, जो एक्सचेंज वैल्यू है तब तक सेटिस्फाई नहीं होती जब तक उसको कोई मुनाफा ना मिले। जैसे अगर मेरे पास खाली कोई अपार्टमेंट है और मैंने उनको किराए पे देना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ किराया मुझे आप पैसे दो, आप मेरे अपार्टमेंट पे रहो। लेकिन उस वक्त कोई बहरान चल रहा है या मुझे कोई पार्टी नहीं मिल रही तो खाली पड़े हुए हैं। उसी वक्त बाहर क्या हो रहा है कि लोग सड़कों पे सो रहे हैं या लोगों की सारी जो मेहनत है वो किराए में लग रही है। इससे क्या नजर आता है कि उस घर की यूज वैल्यू बहुत ज्यादा है बहुत लोगों के लिए जो सर्दी से बच सकते हैं, मगर एक्सचेंज वैल्यू की उनका लेवल नहीं है, उनके पास पैसे नहीं। हावी क्या है इस रिश्ते में? एक्सचेंज। मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे एक्सचेंज नहीं मिलता। सो यूज वैल्यू, अब इस यही पिछले दिनों था वो चाइना की एक बड़ी शिप जो है वो पूरा चक्कर लगा रही थी बेचने के लिए। उसके बाद गंदम थी बहुत ज्यादा और कोशिश थी, साल पुरानी बात है, वो गंदम उसे कोई ग्राहक नहीं मिल रहे थे। अफ्रीका से भी गुजरी, बाकी जगह से भी गई। अफ्रीका में लोग मर रहे हैं, यमन में लोग भूख से मर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यूज वैल्यू तो उस खाने की बहुत थी, लेकिन एक्सचेंज ढूंढ रही थी इटसेल्फ, अंदर भी चाइना के, हमारे इधर भी। अमेरिका अपनी जो एक्स्ट्रा वीट है उसको डंप करता है समंदर में। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उस वीट की कोई यूज वैल्यू नहीं थी, उसको डंप करने से, फेंक देने से, जाया करने से उसकी एक्सचेंज वैल्यू बेहतर हो जाती है जो बाकी वीट है। उसकी मार्केट, क्योंकि मकसद है कीमत लगवाना, मकसद ये नहीं कि आपने लोगों के पेट भरने। सो अगर कीमत कोई नहीं दे सकता तो चाहे जैसे बंगाल वाला फैमिन है, कहत आ जाए 20-30 लाख लोग मर जाएं, अभी यमन के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो वो खैर है, वो हो सकता है। As long as people are unable to pay for this food, they will not get it. So इस तरह की
और भी आप एजुकेशन का कह सकते हो, एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, और बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन तब तक वो नहीं मिलेगा जब तक लोग कीमत नहीं अदा कर सकते। सो ये एक पहला तजाद आ गया इन दोनों चीज़ों में। एक ऐसा माशरा जो एक्सचेंज वैल्यू पे बना हुआ है, ना कि यूज वैल्यू पे, उसके वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। दूसरा बड़ा तजाद क्या आता है, और ये आखिरी बात है पोस्टोन के हवाले से, वो ये है कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो अगर एक चीज जो है वो 4 घंटे में बन रही है, तो अगर वो चीज अब 1 घंटे में बनने लग जाएगी, 4 घंटे की चीज 1 घंटे में बनने लग जाएगी, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू या उसकी जो अंदर टाइम लग रहा है, उसकी जो वैल्यू है, वो ज्यादा होगी या कम होगी एक चीज की। अगर एक चीज मैं सिंपल कर देता हूं, एक चीज बनाना मुश्किल है और वो एक चीज को बनाना आसान है, ज्यादा किसकी वैल्यू होगी, आसान की या मुश्किल की? मुश्किल की, राइट? सो मुश्किल की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आप उसे आसान कर देते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो कैपिटलिज्म क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली चीजों को आसान कर रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, क्योंकि आपने और एक्सट्रैक्ट करना है लेबर में से। सो कॉन्स्टेंटली आप कम कर रहे हो। एक तरफ आप उसकी वैल्यू वो कर रहे हो, बट आप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप क्या टेंशन आ रही है कि पर कमोडिटी वैल्यू कम होती जा रही है। यानी मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन पर कमोडिटी मेरी वैल्यू जो है प्रोडक्ट की कम होती जा रही है। दोनों चीजें, यूज वैल्यू नहीं, यूज वैल्यू बढ़ रही है इन द सेंस के मैं यूज वैल्यू से बेहतर कैटेगरी आ जाती है इधर मटेरियल वेल्थ में बढ़ा रहा हूं। यानी मैं 1 घंटे में 100 टेबल्स अब बनाना शुरू कर दी। पहले मैं 10 बनाता था, मगर उस एक एक टेबल की कीमत जो है वो कम है 100 की 10 के मुकाबले में, ठीक है? यानी 100 मिला के 10 के बराबर होगी। ये इंसानियत के लिए तो जबरदस्त बात है कि हम इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हम आईफोन्स बार बार बन रहे हैं और चीजें हम जितना मर्जी, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरमाया के लिए मुश्किल बात है, क्योंकि मेरी हर चीज की वैल्यू कम होती जा रही है। यानी हर पर प्रोडक्ट, पर कमोडिटी से मैं जो प्रॉफिट लूंगा वो कम लूंगा। मोबाइल्स भी सस्ते होने लग जाएंगे, मुझे ज्यादा चीजें, उतना ही जो पहले एक मोबाइल को बेच के मैं करता था, अब मुझे 10 बेच के करने पड़ेंगे। तो इन दोनों का आपस में ट्रेजेक्टरीज डिफरेंट हो गई, मटेरियल वेल्थ की और एक्सचेंज वैल्यू की। ये एक दफा फिर से समझा दूं यार। बेसिकली जो प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ रही है, जो हमने सारी बात की एक्सेलरेशन की, उसकी बुनियाद के ऊपर मैं 1 घंटे की मैंने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, 10 टेबल्स के बजाय 100। अगर अब मैंने 10 टेबल्स जितना सरमाया कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे 100 टेबल्स बेचनी पड़ेगी। जो चीज इंसानियत के लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी 2 लेवल से, एक ये रिलैक्सेशन कि मैं ज्यादा प्रोड्यूस अब कर रहे हैं तो इंसान अब अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। दूसरा ये कि मैं एज अ वर्कर अपने आप को ज्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ आधे घंटे में। अब जो कैलकुलेशन आ रही है 15 मिनट में इंसान उतना काम कर लेता है दिन का, जो जिसमें वो अपने जितना कर ले। तो मुझे अब रिलैक्स करना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं क्रिएटिव कामों में अब पढ़ सकता हूँ और चीजें कर सकता हूँ। वो मेरे लिए तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सरमाया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्राइसिस है सर। और क्योंकि सरमाया हावी है तो उसके लिए ये क्राइसिस में और चीजें प्रोड्यूस करनी है, उसने और वर्करों को फायर करना है, उसने उनसे और काम करवाना है, उसने नई मार्केट्स तलाश करनी है, उसने दूसरों से, अब जो हो रहा है जैसे कैपिटलिस्ट जो इंटर इंपीरियलिस्ट राइवलरी में तब्दील हो जाता है, तो बेसिकली मार्केट सारी सैचुरेट हो जाती है। तो World War I इसलिए हुई। अभी जो चाइना अमेरिका का मसला बन रहा है, कहाँ पे ग्रोथ अब नेक्स्ट होगी, ठीक है? अब फड्डा पड़ रहा है, अमेरिका नहीं करने, मतलब एक दूसरे की मार्केट्स के ऊपर आ रहे हैं। सो इसकी लिमिट है, और लिमिट कह रहा है कि वो इंटरनली है इस डुअल कैरेक्टर ऑफ कमोडिटी फॉर्म, इस डुअल कैरेक्टर ऑफ लेबर के अंदर, कि एक तरफ सरमाया अपने से आगे की दुनिया का इम्कान पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद अपने आप को हावी करने के लिए उस इम्कान को खत्म भी कर रहे हैं।
ये क्या है, फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन एक्सचेंज वैल्यू एंड मटेरियल वेल्थ या यूज वैल्यू। मटेरियल वेल्थ अगर हावी होती या यूज वैल्यू का कल्चर हावी होता तो इंसान बेहतर भी रह सकता था, दूसरा डेमोक्रेसी की सेंस भी बन सकती थी कि आप अपनी मर्जी से बताओ कि माशरा कितना प्रोड्यूस करेगा अपनी जरूरियात के मुताबिक। अब क्या है कि अब एक्सचेंज वैल्यू है तो वही चीजें जो इंसान के लिए अच्छी होनी चाहिए थी वही चीजें एक बहरान के तौर पे सामने आ रही हैं, और दूसरा वो इंसानों के हाथ से निकल के एक अपनी एक बला बन चुकी है जो इतनी बड़ी है कि वर्कर तो छोटी चीज, इंडस्ट्रियलिस्ट भी कंट्रोल नहीं कर सकता इकोनॉमी को, कैपिटल को, मुल्क भी नहीं कंट्रोल कर सकते, यहां तक कि अमेरिका भी कंट्रोल नहीं। अमेरिका परेशान है कि चाइना की तरफ क्यों सारी चीजें जा रही हैं। कैपिटल की जो नेचर है वो कोई एक बंदा नहीं, वो एक एलियनेटेड एक पावर है जो कि पूरे माशरे के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो रही है, और वो हर किसी को अपने लॉजिक के अंदर एक अपने जैसा होने पे मजबूर कर रही है। और अगर इसको रखना है इसी ग्रोथ रेट पे तो फिर जरूरी है कि इस चीज का बहरान का कोई हल निकाला जाए, नई मार्केट्स तलाश की जाए, वर्कर्स को डिसिप्लिन किया जाए, एक नया पूरी चीज आ रही है, सरप्लस पॉपुलेशंस बनाई जाए जिनका और कोई काम, जिनकी कोई जरूरत ना हो माशरे के अंदर, मां सवाए इसके के जो काम कर रहे हैं उनको धमकाने के लिए कि हम इधर से लेबर लेकर आ सकते हैं। और ये होता रहा है, कराची में पठानों को जो शुरू में लेकर आए वो इसलिए लेकर आए लोकल पॉपुलेशंस को डिसिप्लिन करने के लिए 60s में। अमेरिका में स्ट्राइक ब्रेकर्स को आते थे, अफ्रीकन अमेरिकन को ले आते थे स्ट्राइक्स तोड़वाने के लिए, यानी और उसी अंदर से फिर रेसिज्म भी निकलती थी, एक दूसरे को लड़वाते थे एक दूसरे से। इसी तरह जेंडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो फिर इंटरनल सोसाइटी के अंदर बायसेस रह जाते हैं। और अब एक नेचुरल लिमिट आ गई है साथ साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्लैनेट की, कि किस पॉइंट तक ये जो सिस्टम है वैल्यू इन ग्रोथ, वैल्यू इन मोशन, किस पॉइंट तक जाके ये रुकेगी, क्योंकि रुक नहीं सकती। इसके रुकने को कहते हैं बहरान, कैपिटलिस्ट क्राइसिस, जो हम अगले हफ्ते डिस्कस करें। तो ये रुक ही नहीं सकती, इसने कॉन्स्टेंटली ऐसा देव है, ऐसा जिन है जिसको आपने कॉन्स्टेंटली एनर्जी देनी है, कॉन्स्टेंटली। और ना सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर नई टेक्निक के साथ, ना सिर्फ रॉ मटेरियल्स के ऊपर, नए रॉ मटेरियल्स के ऊपर लड़ाइयाँ करके जो इस वक्त अफ्रीका में हो रही है, या अब जीबी वगैरह में जो नए इलाके आप जा रहे हो, आपने कमोडिफिकेशन के अंदर लेकर आने हैं, पानी को कमोडिफाई करना है, नए नए एवेन्यूज तलाश करना कमोडिफिकेशन के लिए, बल्कि नई मार्केट्स को भी आपने तलाश करना है, चाहे वो जंग करके जैसे इराक वगैरह पे किया, या लोगों को मजबूर करके कि वो समझे कि जी ये चीज़ खरीदना, नहीं खरीदेंगे तो हम मर जाएंगे। और न्यूरो साइंसेस का उसमें बहुत बड़ा रोल है जिसको हम डिस्कशन में वो करेंगे। लेकिन सेलिंग all the way from acquiring raw materials to production to selling, this system has to constantly fight the crisis that haunts it, कि हो सकता है वो मोशन जो है पूरा वैल्यू का कंप्लीट ना हो, कहीं पे भी ना कंप्लीट ना हुआ तो वो बहरान है। सो आई थिंक ये पोस्टोन की मेन आर्ग्यूमेंट है कि ये जो क्राइसिस है ये इंटरनल टू वैल्यू फॉर्म है। इस क्राइसिस को हम नहीं समझ सकते जब तक हम वैल्यू फॉर्म को सही तरह नहीं समझेंगे। ऐसा भी वो कहता है, हो सकता है कि बुर्जुआजी सारी को आप मार दो, आप रियासत पे कब्जा कर लो, तब भी कैपिटलिज्म रहेगा अगर उसी लॉजिक से चलेगा, वो रियासती कैपिटलिज्म बन जाएगा। वो उसी तरह रियासत को टेंशन होगी हमने ग्रोथ कैसे करनी है, कैसे बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, किससे काम, क्योंकि वो मटेरियल वेल्थ के लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो उसी एक्सचेंज वैल्यू को ग्रो करवाने के लिए प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, आई थिंक इसमें जो आप बात आई थी वही है कि जो टेक्स्ट हमने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि वो जो रशिया के अंदर मॉडल बन रहा था वो भी उसी में वो कह रहा है ना कि बेसिकली सिस्टम चेंज हुआ है लेकिन जो प्रोडक्शन की नेचर है वो उसी तरह ही है जिस तरह की कैपिटलिस्ट सोसाइटी की थी। तो अगर आप सोशलिज्म को कह रहे हैं कि ये एक मुतबादिल है तो आपको अपने पैटर्न वगैरह भी नई चीज डिवाइस करनी पड़ेगी। तो फिर वो जो स्ट्रक्चर है वो किस किस्म का होगा? वो मुश्किल सवाल वही है, क्योंकि एक तरह से सोवियत यूनियन का एक्सपेरिमेंट बड़ा जरूरी था। ये आइडिया ये था पुरानी सोच के अंदर कि बेसिकली अगर आप कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिज्म प्रॉब्लम है कि वो उतना कैपिटलिस्ट नहीं है जितना उसे होना चाहिए, यानी वो प्रोडक्शन के लिए फेटर बन चुका है, जंजीर बन चुका है। तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर सोशलिज्म आ जाए। ख़ास तौर पर ये एंगल्स वगैरह के अंदर भी ना कि
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये प्रॉब्लम बनती जा रही है, बुरहान हो जाता है, चीज़ें रुक जाती हैं। अगर प्लान्ड हो चीज़ें तो फिर इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन उस प्लानिंग के अंदर प्रॉब्लम ये था सोवियत यूनियन के अंदर कि आप प्रोड्यूस अभी भी कर रहे हो, नेचुरली आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, और आइडिया ये था कि हम ऐसी इंडस्ट्री, प्लान्ड इंडस्ट्री ऐसी बनाएंगे जो अमेरिका से भी आगे निकल जाएगी। वो अमेरिका के अलावा तकरीबन हर मुल्क से आगे निकल गई। एक गरीब मुल्क था रशिया रिलेटिवली स्पीकिंग, और सेकंड बड़ी इकॉनमी बन गई। लेकिन वहाँ पे सारी तनकीद शुरू हुई सोवियत यूनियन पे कि जी यहाँ पे ना डेमोक्रेटिक राइट्स हैं और लोग बहुत शदीद बेगानगी का शिकार है। बेगानगी कहाँ से आ रही है? पोस्टों के मुताबिक, और इस पर ऑलरेडी काम और भी लोगों ने किया है, कि जो लॉजिक था वो वही था जो सरमायादारी का था, यानी हमने प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन करनी है। सिर्फ यह है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस नहीं होंगी, पब्लिक होंगी, विच इज़ वाई बड़ा क्लियर बात ये एक्चुअली ऑलरेडी एंगल्स करता है, और ये पोस्टोन के साथ साथ बहुत और लोग इस पे काम किया है। नेशनलाइजेशन, कौमियाती तहवील में लेना इज नॉट सोशलिज्म। एक आर्मीज नेशनलाइज्ड है, आर्मी सोशलिस्ट नहीं है सारी दुनिया। तेल बहुत जगहों पे नेशनलाइज्ड है, वो सोशलिस्ट कमोडिटी नहीं है। ये भुट्टो के ऊपर जो सारा काम होता है, जब पाकिस्तान में सोशलिज्म की बात हो, अभी इमरान खान ने भी कहा है ना उधर टर्की जाके, जी बहुत ज़बरदस्त हो गए थे हम, और फिर भुट्टो आ गया, उससे पहले उसने 71 उसने मिस कर दिया, कितना को ज़बरदस्त था वो। लेकिन पूरी एक अपनी उसने कहानी बनाई। लेकिन आपके मुंह पे मारा जाता है कौमियाती तहवील नाकाम हो गई। उसकी नाकामी की बहुत बड़ी, एक तो उतनी नाकाम नहीं थी, इस पर काम शायद जावेद बर्की वगैरह का और लोग काम है, उतनी नाकाम नहीं थी, कैपिटलिस्ट में आर के हिसाब से ठीक था, ग्रोथ रेट जो थी 5-6% थी। मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि सोशलिज्म आपसे कह ही नहीं सकते, वो एक अलायंस थी बिटवीन, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो गवर्नमेंट जिस तरह चली थी, ब्यूरोक्रेट्स, वर्किंग क्लास शहरों की, और बड़े जागीरदार इसके पिंडों में। और उन्होंने एग्रो इंडस्ट्री को नेशनलाइज करके बेनिफिट दिया था जागीरदारों। जो लैंड रिफॉर्म था वो अयूब खान से भी कम हल्का हुआ था। सो वो एक अजीबोगरीब किस्म की अलायंस थी, कोलिशन थी, कैपिटल को ही रिप्रोड्यूस करने के लिए इन फेवर ऑफ द कंट्री साइड एंड विद सम वेलफेयर फॉर वर्कर्स। रियासत को वो दबाव था ना 68-69 का मूवमेंट थी, उसके नतीजे में उन्होंने ये सारा, बिल्कुल ये अलायंस थी। लेकिन ये उस ऐसा कोई ब्रेक नहीं था यानी उस तरह से सिस्टम के अंदर अब जो ब्रेक की बात है कि कौमियाती तहवील में जैसे वापडा सोशलिस्ट अदारा नहीं है, ठीक है। आप ये जरूर कह सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन से लड़ना एक स्टेप है, बट ये कहना कि वो लड़ाई इन इटसेल्फ सोशलिस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो सारा अमेरिका जब बहरान आता है तो अपनी बैंक्स को भी नेशनलाइज कर देता है। नेशनलाइज से मुराद कि उन्होंने बैंक्स को अपनी बचा दिया 2008 के बाद। उससे पहले 2001 में जब प्रॉब्लम हुई थी, ये 9/11 हुआ था, सारी एयरलाइन कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया था। और इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि अब हम वर्कर्स के लिए चलाएंगे, वो इसलिए किया था क्योंकि चाह रहे थे कि जो लॉसेज हैं वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी, यानी आम टैक्स पेयर बर्दाश्त करेगा। मुनाफे प्राइवेट होंगे और लॉसेस पब्लिक होंगे, जो जिसकी बुनियाद बनती है ऑस्टेरिटी बाद में। सोचना फिर ये है, इमेजिनेशन का चैलेंज ये है कि हम कैसे एक ऐसा सिस्टम सोचें जो किसी ना किसी तरह इस लॉजिक से टूटे, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता यूज वैल्यू जो है वो ऊपर आना शुरू हो, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आप एक सोसाइटी, एक इन अ ट्रू डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक सोसाइटी आप उसमें तय कर सके कि अपनी चीज़ों को हमने अपने पैदावारी सिस्टम को कैसे मैनेज करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो चीज़ नामुमकिन है कि ऐसे सिस्टम के अंदर जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है जो माशरे को चला रहा है वो, उसके दो प्रॉब्लम्स हैं। एक वो किसी के हाथ में नहीं है, दूसरा ये कि वो रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता, उसको देखा भी नहीं जा सकता। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, फ्रेडरिक जेम्सन यहाँ इस हद तक जाता है, वो कहता है कि जो भी 18वीं 19वीं सदी के थेरीज हैं या 17वीं 18वीं 19वीं अर्ली 19th सेंचुरी की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, वो सारी की सारी कैपिटलिज्म के बाद ऑब्सोलीट हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी रिप्रेजेंटेशन पे बेस करती हैं। और ये एक ऐसी बला है कैपिटल जिसको रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता। ये इतना इंटरनली इतना मुश्किल है इसको इवन सोचना कि क्या है ग्लोबली अगर आप कैपिटल को।
अगर इसे रिप्रेजेंट करना इतना मुश्किल है तो इस सिस्टम से लड़ा कैसे जा सकता है, उस पर ये बात करता है पोस्ट ऑन कि मतलब कौन से ऐसी क्राइसिस हैं कैपिटलिज्म और कंट्रडिक्शंस जिन पे अगर आप जैसे आपने पहले कहा कि इवन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो आप ये समझें कि वो आपकी सोशलिस्ट लड़ाई नहीं है, वो छोटी सी एक लड़ाई है किस बहुत सारी कंट्रडिक्शंस में से एक। तो फिर जो लड़ाई है वो मतलब फिर हज़ारों फ्रंट्स पे लड़ी जाएगी जो कि लातदाद कंट्रडिक्शंस हैं, या कैसे है फिर वो उस पर कोई बात करता है? इसी से रिलेटेड मेरी एक दो छोटी छोटी बातें। एक तो थोड़ा सा अगर आप ये एक्सप्लेन कर दें कि फॉर एग्जांपल पोस्टोन का मेन जो सारा बेसिस है इस पूरे आर्टिकल में भी और जनरली भी जो सोशल डोमिनेशन और टाइम पे है, वो जो मार्क्स के अर्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से वो शुरू कर रहा है कैपिटल वॉल्यूम 1, वो कमोडिटी वैल्यू फॉर्म्स दोनों किस्म की, कॉन्क्रीट लेबर, एब्स्ट्रैक्ट लेबर, वहाँ से है। मेरे लिए सवाल ये है कि जब मार्क्स कैपिटल वॉल्यूम 1 वहाँ से शुरू कर रहा है और उससे पहले इकोनॉमिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी वो इन कॉन्सेप्ट्स की इनिशियली बात करता है, तो क्या एक तो उसकी ये रीज़न है जो पोस्टोन के उसके नज़दीक वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं अगर आपने इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को समझना है, लेकिन वो इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू होते हुए अगर हम वॉल्यूम 3 की तरफ जाएं, जब वो वर्किंग डे पे आता है, फैक्ट्री की कंडीशंस के ऊपर आता है, वो कॉन्क्रीट एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जिस तरह से फंक्शनिंग होती है उन कॉन्क्रीट कंडीशंस की तरफ जाता है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कमोडिटी वैल्यू, इन पे तो रिकार्डो भी बात कर रहा है और उस पर क्रिटिक ही मार्क्स की है कि रिकार्डो और ये जो सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पे रुक जाते हैं इन एब्स्ट्रैक्शंस पे। इससे आगे कॉन्क्रीटली दो चीज़ें मेरे नज़दीक ये है कि उस मार्क्स के नज़दीक दो चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये एक्सचेंज वैल्यू, यूज़ वैल्यू, कॉन्क्रीट लेबर, एब्स्ट्रैक्ट लेबर, ये जन्म कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ये पैदा हो रही हैं, और उसको वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास रिलेशंस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या पॉलिटिकली मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या पॉलिटिक्स हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हो सकती है कि हम उसको समझने की कोशिश करें थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और क्लास रिलेशंस, या हमारे लिए पॉलिटिकली लड़ाई इसलिए ज़्यादा अहमियत हो सकती है कि हम उसको थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ के जो वैल्यू का इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि उस तरह से वो खुद भी लिखता है कि ये एक मेटाफिजिकल कॉन्ट्रडिक्शन ही होगी, कॉन्क्रीट कॉन्ट्रडिक्शन ही होगी, कि हम उसको एक मेटाफिजिकल लैंग्वेज और एक डिस्कोर्स के साथ उसको लड़ने की कोशिश करें। और एक और बस जो मतलब मार्क्स का जो आइडिया था वो ये था कि जो वैल्यू या जो पूरी समाज के अंदर वेल्थ बनती है वो लेबर, ह्यूमन लेबर बनाती है। टेक्स्ट के अंदर वो कहता है कि अल्थूजर और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पॉइंट ऑफ डिपार्चर उनका उन्होंने एपिस्टेमोलॉजिकल ग्राउंड्स में भी तब्दीली की है, वो किसी और तरफ इसको ले गए। उस पर अगर थोड़ी सी बात कर लें कि किस तरह से ये डिफर करते हैं कि नहीं पूरे समाज की जो वेल्थ है वो सिर्फ सही स्टार्ट फिर हम एक और इससे था कि यहाँ पे एक और चीज़ बात की है कि जो सोशल रिलेशन हमें जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट है उसमें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ओरिएंटेड है, लेकिन जिस तरह से अभी मॉडर्न फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म में रिलेशन चेंज हो रहे हैं, सोशल रिलेशन, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें कि वो किस किस्म से रिलेशन चेंज हो रहे हैं और कौन सी बेसिस हैं जो उन रिलेशंस को कंसिडर करते हैं। चलिए ये दोनों पहले लेते हैं फिर जाहिर वाला। जो एक चीज़ ये शुरू में कहते हैं और पूरी किताब में एक्चुअली इस किताब में कहता है वो ये एक बात बार बार रिपीट करता है कि मार्क्स ये क्लेम नहीं करा कि अदर देन हिज अर्लियर वर्क्स जो 40s वाले हैं 1840s के, उसके अलावा वो ये नहीं कह रहा कि मेहनत हर माशरे में वेल्थ के सोर्स है। एक्चुअली गोथा प्रोग्राम, पूरा उस क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, उसका पूरा आर्टिकल है जिसमें वो स्टार्ट ही से करता है कि ये फजूल बात है, मैंने कभी नहीं की कि लेबर सबका सारी जो सोर्स ऑफ वेल्थ है वो लेबर है, हो नहीं सकती, पानी भी हो सकता है, ज़मीन भी है सोर्स ऑफ वेल्थ, राइट? बिल्कुल। सो आप और वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान जो है वो वेल्थ के अंदर जब आप ट्रांस हिस्टोरिकली बात करो तो आपको मिल सकती है। वो बात कर रहा है वेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, वेल्थ अंडर कैपिटलिज्म, हिस्टोरिकली स्पेसिफिक, यानी कह रहे कि सरमायादारी के अंदर वेल्थ कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जो कि वेल्थ कंसिडर हो रही है, जो उसकी कीमत लग रही है। सो मैंने जो बताया ना कि दो चीज़ें हैं
कि एक मटेरियल वेल्थ बन रही है और एक एक्सचेंज वैल्यू। मटेरियल वेल्थ में सिर्फ लेबर इन्वॉल्व नहीं है, मटेरियल वेल्थ में और भी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोडक्शन में मदद दे रही हैं, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर उस सब प्रोडक्शन में से आपने मुनाफा निकालना है तो फिर आपको लेबर को बीच में लाना पड़ेगा, उसे टाइम के जरिए मैनेज करके एक्स्ट्रा कुछ करवाना पड़ेगा। सो इट्स नॉट कि 10 घंटे में लेबर कुछ असल में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है। 10 घंटे में लेबर उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है जितना वो कर सकता है। लेबर भी उस लिहाज से मशीन की तरह ही है, सिर्फ ये है कि उसको कम वैल्यू पे ज्यादा काम करवाया जा रहा है। सो ये उनके साथ यानी खेला सिर्फ मेहनत के साथ जा सकता है मशीन, इस सिस्टम के अंदर मशीन के साथ नहीं खेला जा सकता इस तरह से, जिसको वो कहता है कि लेबर इज द सबस्टेंस व्हिच इज मीडिएटिंग ऑल सोशल रिलेशंस। क्योंकि मनी फॉर्म है और इक्विवेलेंट आपको चाहिए इस सिस्टम के अंदर, और जो इक्विवेलेंट चीज है वो मनी है, और उसके पीछे क्या है, कॉमन सब्सटेंस, सब में इक्विवेलेंट लेबर। लेबर मीडिएट्स दिस सिस्टम, मगर विद इन द सिस्टम एक टेंडेंसी है टू मेक लेबर ऑब्सोलीट, इस तरह का लेबर, और इससे कोई नया सिस्टम लाने का जिसमें इस तरह से लेबर को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। सो ये कहता है कि ये इस तरह का सिस्टम है कि जो वर्किंग क्लास को बना रहा भी है और उसको अबॉलिश भी कर रहा है, उसकी कंडीशंस ऑफ पॉसिबिलिटी बना रहा है ऑफ अबॉलिशिंग द वर्किंग क्लास एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे। और एक्चुअली वो अपनी बुक में ये बात करता है कि जो टास्क है वो ये नहीं है कि हमने एक लेबर सामने आ जाएगा और एक दिन लेबर की सिर्फ हुकूमत बनेगी और हमेशा लेबर रहेगा। जो ज्यादा रेडिकल टास्क है, इट इज नॉट द रियलाइजेशन ऑफ लेबर, इट इज द अबॉलिशन ऑफ लेबर। और ये बात सिर्फ पोस्टो नहीं करता, ये ऑटोनमस मार्क्सिस्ट सारे यही बात करते हैं। एक बहुत बड़ा फ्रेंच थेरिस्ट है आंद्रे गोज, वो भी यही बात करता है। यानी ये एक बड़ी कॉमन बात है पिछले 40-50 सालों में कि पॉइंट ये नहीं है कि लेबर की सिर्फ हुकूमत बनेगी और लेबर को वेलफेयर मिलेगा। ये इनकलाबी चीज ये है कि आप एबोलिशन करो लेबर का, बाय विच दे डोंट मीन कि लोग काम नहीं करेंगे, बट लेबर एज वी अंडरस्टैंड अंडर कैपिटलिज्म, सो न्यू फॉर्म्स ऑफ लेबर कैन इमर्ज। सो टास्क इज द एबोलिशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लेबर एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे। ये हो गया। और दूसरा जो आपने बात की थी कि जी वो जो कहता है कि आजकल जो हो रहा है, आजकल एक चीज अमेरिका के हवाले से वो बात कर रहा है कि लोग, और अब खैर वैसे ही चेंज हो रहा है, और मैं भी उसकी पॉलिटिक्स पे आता हूँ कि पॉलिटिक्स से ही लिंक है ये बात कि पोस्टोन की पॉलिटिक्स जरा वीक है और उसकी अपनी भी कुछ पोजीशंस कुछ अजीब गरीब थी पैलेस्टाइन इजराइल पे और इस तरह की चीज़ों पे। लेकिन वो अमेरिका के अंदर कहता है कि लोग एज वर्कर्स अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते। वर्क इतनी डिप्रेसिंग चीज़ हो गई है। अभी पिछले दिनों एक चीज़ आई थी कि 89% ऑफ लोग जो हैं वो काम से ज़्यादा फेसबुक पे होते हैं या सोशल मीडिया, बिकॉज इतनी ज़्यादा बेगानगी है काम से और इतना मीनिंगलेस रिपेटिटिव होता जा रहा है अमेरिका में काम कि उसको, और ये अमेरिका है, ये पीक है, तो इसे बाकी आप अंदाजा लगा लें काम कैसा है बाकियों के लिए। तो लोग अपने आप को आइडेंटिफाई एज वर्कर करने के बजाय, क्योंकि अब उनका वर्किंग क्लास कल्चर खत्म हो रहा है, वो करते हैं एज सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है वो है कंज्यूमर्स, या एटलीस्ट जो सिस्टम चाहता है जो आइडेंटिटी मिले कि हम क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। सो इसी वजह से भी कंज्यूमर्स राइट्स की पूरी एक कैंपेन भी शुरू हो जाती है वहाँ। या दूसरी आइडेंटिटीज आती हैं 60-70s में, रेस की, फेमिनिज्म की, एनवायरनमेंट की, जो क्लासिकल वर्कर्स कैटेगरी से हट के होती हैं। और बोस्टन उसको इस तरह से देखता है कि जो वर्क प्लेस है वो नहीं रहा जो पुराना रहा। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी एक जगह पे, वहाँ पे लेबर होगा, उनकी फैमिलीज होंगी और बड़ा क्लियर क्लास डायमेंशन आएगा जिसके अंदर फिर एक पूरा वर्किंग क्लास कल्चर बनेगा। वो अब खत्म। अब और अमेरिका में एक नई चीज़ ये होगी कि जो अमेरिकन वर्किंग क्लास थी उसने बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेना शुरू कर दिया 80s में। तो सारे इंडेटेड थे लेकिन वो लाइफस्टाइल मिडिल क्लास की गुजारे थे। अगर कोई बहुत छोटे से रेस्टोरेंट में कुक भी है तो वो भी गाड़ी पे। अब चीजें इसलिए चेंज हो रही है कि क्राइसिस हो गया 2008 से, तब से लेकर अब तक चीजें अब वापस वर्किंग क्लास की बात आ रही है। अलेक्जेंड्रिया कोर्टेस एक्चुअली पहली कांग्रेस वुमन है जो वर्किंग क्लास की बात करती है। पहले क्या होता था कि डेमोक्रेट्स अवाम की पार्टी थी,
जिसका मतलब, और लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे मिडिल क्लास, कभी वर्किंग क्लास नहीं इस्तेमाल करें। वर्किंग क्लास कोई होना भी नहीं चाहता था, उसको लगता था बेइज्जती की बात। इंडिया में जैसे उन्होंने कहा, इंडिया भी कितना चेंज हुआ है कि एक वो लेकर आए गाड़ी सस्ती, और उसको नाम उन्होंने दिया पुअर मैन्स कार, ठीक है, कि 1.5-2 लाख में अच्छी ये गाड़ी मिल जाती है। तो लोगों ने इसलिए खरीदी, कौन लोग कहेंगे गरीब जा रहा है। उन्होंने उसी को रीपैकेज किया का स्मार्ट कंज्यूमर्स चॉइस, और वो छा गई क्योंकि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पीली टैक्सी और इनका बीसी लोग लेते हैं कि लोग टैक्सी। इस तरह लगी। दूसरी फिर बात आ गई ये वाली जो पहले आप दोनों के सवाल थे, वो है पॉलिटिक्स को कैसे हम सोचें। और वहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, पोस्टन खुद बहुत कम बोलता है पॉलिटिक्स पे एक्चुअली, जो उसका एक वीकनेस है, लेकिन इसको जिजाक इस्तेमाल करता है अपनी किताब में, और वो तनकीद भी करता है और तारीफ भी करता है। लेकिन उसका मेन पॉइंट ये है कि सिस्टम जो है वो इतना बड़ा है, इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि इसको किसी पॉइंट पे पकड़ा नहीं जा सकता रैंडमली, राइट, कि हम कैपिटलिज्म से लड़ रहे हैं। विच इज़ वाई Zizek also says that there is no fight against capitalism as such. जो बंदा कैपिटलिज्म से लड़ रहा है, इसका मतलब लड़ रहा ही नहीं। यूनिवर्सल स्ट्रगल, यूनिवर्सल चीज से लड़ने के लिए आपको स्पेसिफिक चीज लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि आप जो कैपिटलिस्ट पूरा सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन भी है, रिप्रोडक्शन भी है, जिसमें फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन उसके लिए एक फैमिली भी खास तरह की चाहिए, जो सोशली नेसेसरी लेबर टाइम है कम से कम तनख्वाह के लिए, वो तब आप बेहतर कर सकते हो अगर आपके घर में आपकी माँ, बीवी, बेटी आपका ख्याल रख रही है। तो इसका मतलब है आपने एक यानी अनपेड लेबर, अगर इसका सेंट्रल फीचर है कैपिटलिज्म का, वर्कर का अनपेड लेबर, तो सबसे ज्यादा अनपेड फिर औरतों का हो गया, राइट, घर का। लेकिन वो भी कैपिटलिज्म का हिस्सा है, उसके बगैर सोशली नेसेसरी लेबर टाइम डिटरमिन नहीं हो सकता। So they're not outside of, it's not a labor outside of capitalism. It is उसकी बुनियाद, अगर जहां जहां फैमिली सिस्टम टूटता है वहां पे कैपिटल को वेज इंक्रीज करनी पड़ती है, वरना उसकी कंडीशंस, अपनी कंडीशंस वो खा जाएगा। जहां पे बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है हेल्थ केयर सिस्टम पे, वहां पे भी क्राइसिस बन जाएगा कैपिटलिज्म कि अगर वर्कर मरने लग जाए, जो होने लग, जो कोल इंडस्ट्री में होता था, इधर भी अभी भी होता है। 19th सेंचुरी इंग्लैंड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि बच्चों से काम करा करा के उन्हें मार देते थे और बच्चे और उन्हें रिप्लेस कर देते थे, लेकिन इतने बुरे हालात हो गए कि बच्चे और आ रहे नहीं थे। वो सारा अनपेड लेबर है जो जिसको फिर उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ा, प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज बने 1850-60s में। सो ये सारा ये बैकग्राउंड है। नेचर की हम बात कर चुके हैं, नेचर बैकग्राउंड है, दीज आर बैकग्राउंड कंडीशंस। सो रेस इसी तरह बैकग्राउंड है। आप अगर आपने वर्कर्स को रखना है एक दूसरे से जुदा, और ताकि मिनिमम वेज रहे, कि आपको पता है कि काला वर्कर जो, अगर गोरा वर्कर अगर आप काम नहीं सही कर रहा, आप उसे थ्रेट करो काले वर्कर से, आपको ये पता है कि गोरे और काले आपस में जुड़ नहीं सकते। ये प्री सपोजिशन है सिस्टम की। अगर जुड़ने लग जाए तो आपके लिए ये पूरा मॉडर्न यूएई का ये अराउंड, यानी यूएई ऐसी वाहिद जगह है जहां पे जो लेबर है सारा लेबर ने बनाया है, लेकिन सारे का सारा फॉरेन है, वो सिटीजन ही नहीं है। अगर आप इसी खास बात यही है ना कैपिटलिज्म की, अगर आप देखो एक ऊपर से लेट्स से एलियंस देख रहे हैं सिस्टम को, तो उन्हें लग रहा है इंसान काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप सिस्टम की डिटेल्स में जाते हो तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये इंसान, कुछ इंसान ज्यादा है, कुछ कम है। इवन इन वर्कर्स में कुछ कतरी हैं, तो कुछ अब सऊदी भी बेचारे जा रहे हैं जो गरीब इलाका, कुछ सऊदी हैं, फिर उसके नीचे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, फिर उसके बाद जिम्बाब्वेन हैं, अफ्रीकन वर्कर्स हैं, और ये सब स्टेट से भी दूर हैं, राइट्स इनको नहीं, और आपस में भी एक दूसरे से दूर है। ऐसे नहीं होगा कि इंडियन और जगह भी उधर से लाते हैं जो आपस में भी उनकी क्लोजनेस ना हो। इंडियन पाकिस्तानी नहीं साथ आएंगे, अफ्रीकन से नहीं वो दोस्ती करेंगे, इधर उधर से नहीं, एक इस तरह, व्हिच मींस देन द स्ट्रगल इज नॉट यूएई में स्ट्रगल ये नहीं होगी कि आपने कैपिटलिज्म से लड़ रहे हो। कैपिटलिज्म से लड़ने की शर्त होगी कि आप इन डिफरेंसेस को खत्म करो।
This will be an anti-capitalist fight. So basically जो कैपिटलिज्म का लॉजिक है उसके खिलाफ लड़ाई है. बिल्कुल, उसका प्रोडक्शन का भी, उसके रिप्रोडक्शन का भी जो लॉजिक है वो मुझे बहुत पसंद है. एक ऑथर नैन्सी फ्रेजर, उनका क्या है मेन आर्गुमेंट कि ये सारी कैपिटलिज्म बाउंड्री ये तय करती है कि प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के दरमियान बाउंड्री है. जैसे इकोनॉमी, वो हर वक्त बाउंड्रीज बना रही होती है कैपिटल. इकोनॉमी अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, फैमिली अलग है, फैक्ट्री अलग है, नेचर अलग है, प्रोडक्शन अलग है. और असल लड़ाई जो है वो ये है कि इन बाउंड्रीज को मिटाया जाए, और ये इसको कहती है बाउंड्री स्ट्रगल्स, और इनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि ये अपनी फेवर में कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहा होता है. अगर इन बाउंड्रीज को चैलेंज करके किसी, और इसमें रेस भी, ऑफ कोर्स रेस भी, ये सिटीजन हैं, ये नहीं है, ये ज्यादा सिटीजन है, ये कम है, ये सब चीजें जो हैं ये सरमायादारी के लिए बड़ा जरूरी है कि उसने प्रैक्टिकली चलना है. जो तुम भी बात कर रहे थे ना कि एब्स्ट्रैक्शन से ज्यादा प्रैक्टिकली अगर उसने चलना है तो उसे ये बाउंड्रीज बनानी. इन बाउंड्रीज के इर्द गिर्द लड़ना, इनके खिलाफ लड़ना, इनके इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज करना, ये बेसिस बनेगी एंटी कैपिटलिस्ट स्ट्रगल की. लेकिन अगर कैपिटलिज्म से आगे निकलना है तो फिर ना सिर्फ इन लड़ाइयों को लड़ना है, बल्कि आपने नेशनल लेवल पे लड़के एक लॉजिक को चैलेंज करना है. वो एक नया बुरहान पैदा करेगा, क्योंकि आपने दुनिया के अंदर रहना भी है, जिसका मतलब आपने कैपिटलिज्म के अंदर इंगेज भी करना है, लेकिन आपने उससे बाहर भी एक टांग बाहर एक टांग अंदर. व्हिच मींस जो लेनिन की सिचुएशन थी अर्ली 1920s की, वो बल्कि 1919-20 तक वो उम्मीद कर रहा था जर्मनी में रेवोल्यूशन आ जाएगा, रशिया को इजी हो जाएगा प्रेशर हम पे, जर्मन और हम मिलके फिर एक यूरोपियन सोशलिस्ट एक बना लेंगे. उधर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी, वो नहीं हुआ. बाद में फिर ग्रामची ने आके बताया कि उसमें ये हुआ ना कि वो जो सोच क्या था ना, जो शिफ्ट नहीं कर सके सोच. बिल्कुल रूस में यही हुआ ना, वो हेजेमनी तब्दील कर गए. ऐसे ही फिर स्टालिन आ गया. स्टालिन ने तो कहा कि उसने नारा दिया सोशलिज्म इन वन कंट्री. अब सोशलिज्म इन वन कंट्री बनाना आप लोगों को आइडिया हो गया होगा नामुमकिन है. इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे स्टेट कैपिटलिज्म की कुछ शक्लें बेहतर नहीं हैं दूसरी किस्म की कैपिटलिज्म से. ये सारी बात अब आ रही है ट्रांजिशन की तरफ. ट्रांजिशन ऐसे नहीं हो सकती कि रातों रात आप सोशलिस्ट हो जाओ. ट्रांजिशन जो है वो है ही एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेप, जिसमें आप you're neither fully capitalist nor fully socialist. ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन है. अल्थुसर से कहता था कि कैपिटलिस्ट जो सोशलिस्ट स्टेट है, it is a state of exception. It is a weird state because it is a state that's trying, unlike other states that are trying to destroy populations, it is trying to destroy itself. यही चीज वर्किंग क्लास के अंदर आ जाती है. वर्किंग क्लास अगर कॉन्शियस हो जाए तो इट इज द ओनली क्लास व्हिच इज इंटरेस्टेड इन annihilating all classes including itself. साबित इससे ये हुआ कि ट्रोट्स्की जो था वो सही था तारीख की लिहाज से इस पॉइंट पे. परमानेंट रेवोल्यूशन. और ये इवन उसकी किताब है अंबेडकर की बहुत अच्छी है, एनाइलेशन ऑफ कास्ट. सिर्फ दलित ऐसा बंदा हो सकता है जो कहेगा कि कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए. सब वी हैव टू एनाइलेट एवरीबॉडी इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स. दलित्स को, दलित की आइडेंटिटी भी हम खत्म करें. यानी कि आइडेंटिटीज को रीअसर्ट करने के बजाय उस आइडेंटिटी को अबॉलिश करना. इवेंचुअल ये है कि उनकी पॉलिटिक्स में से निकल के इवेंचुअल ये है कि उस आइडेंटिटी को खत्म करना, क्योंकि वो आइडेंटिटी ही एक निशानी है डोमिनेशन.